जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। माली साल 2023-2024 का विफाकी बजट जुमे के रोज़ पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना कल इकनॉमिक सर्वे जारी करेंगे। मौजूदा माली साल की अगर बात करें तो पाकिस्तान ज़्यादातर अहदाफ हासिल नहीं कर सका। पाकिस्तान की मईशत सुस्त रवि का शिकार रही और मईशत के मैदान में पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और मुबशर मौजूदा माली साल में मुल्क में महंगाई में बेतहाशा इजाफा हमने देखा, जबकि रुपए की कदर में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर कमी देखी गई। अगले माली साल पाकिस्तान की मईशत को किन चैलेंजेस का सामना रहेगा, बजट कैसा होना चाहिए, सनतकारों, ताजिरों, किसानों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की नए बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या सिफारिशात देना चाहते हैं। जियो न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में हम सब सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ के अंदर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप NFC कमेटी के रुकन भी हैं। साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के मुशीर बराए ख़जाना और तवानाई हिमायतुल्लाह खान साहब हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। हिमायत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बिल्कुल, और थोड़ी देर में वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान ज़ुमर खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले जानते हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बजट से क्या तवक्कुआत हैं। आइंदा माली साल बजट पर सदर कराची चैम्बर तारिक यूसुफ का कहना है कि कारोबारी तबके को दरपेश मसाइल के हल के हुकूमत को बजट तजावीज़ अरसाल की हैं। तवज्जो पैदावार लागत कम करने पर होनी चाहिए। मुलाहिज़ा कीजिए। फेडरल बजट के सिलसिले में हमने बहुत तफसील के साथ अपनी तजावीज़ फेडरल गवर्नमेंट को दे दी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग थिंग्स को कम किया जाए। बिजली और गैस की कीमतें गुज़िश्ता 2 माह में 50% के करीब बढ़ गई हैं, जो कि बिल्कुल अनवर्केबल है। इसमें ना सिर्फ ये कि एक्सपोर्ट मुतासर हो रही है, बल्कि मुल्क के अंदर जो छोटे मीडियम साइज़ के इंटरप्रेन्योर और कमर्शियल लोग हैं उनको भी कारोबार करने में बड़ी दुश्वारी है। क्योंकि डॉलर्स की कमी है तो इम्पोर्टर्स को इस बात की इजाज़त दी जाए कि वो सेल्फ फाइनेंस के तौर पे अपने आउट ऑफ द कंट्री जो रिसोर्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए माल इंपोर्ट करने के लिए इजाज़त। अच्छा, अब आपको ये भी बताएं कि कराची चेंबर्स के साबिक सदर अब्दुल्ला ज़की कहते हैं कि पाकिस्तान में साबुन बनाने के लिए 70% खाम माल मकामी जबकि 30% दरामद किया जाता है। डॉलर्स की किल्लत और LCs ना खुलने के पाकिस्तान साबुन साज़ों को दरामदी खाम माल की किल्लत दरपेश है। ये बहुत बड़ा मसला है जिसकी एक बार फिर निशानदेही की गई है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, सुने ज़रा। हमें बिज़नेस कम्युनिटी को समझ नहीं आ रही कि हम इंपोर्ट किस तरीके से करें और अपनी एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाएं। तो गवर्नमेंट को चाहिए या मुख्तलिफ जो एक पोर्टल बनाया जाए जिसमें अगर छोटी जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो मिडिल क्लास की या स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर उनको कोई ऐसी प्रोडक्ट ख़रीदनी है अपनी एक्सपोर्ट के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए तो उस पोर्टल से ख़रीद सकें। जब तक आप एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकेगी। हम 20-22 बिलियन डॉलर की हर वक्त बात कर रहे होते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी हमेशा एक्सपोर्ट जो है वो कम होती है। और चेयरमैन कॉटन गिनीज़ फोरम एहसानुल हक ने आइंदा माली साल में इंडस्ट्री की बहाली के लिए बजट तजावीज़ हुकूमत को अरसाल कर दी हैं और कहा है कि रवा माली साल कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री की नमू का हदफ 6% रखा गया था, ताहम रवा साल इस इंडस्ट्री की नमू मनफी 23% रही है। क्वार्टर ईयर 2022-23 के दौरान पाकिस्तान में कपास की कम तरीन पैदावार सिर्फ 49 लाख बेल्स पैदा हुई थी, लेकिन कॉटन जिन इंडस्ट्री और कॉटन सेक्टर में जारी बहरान के बायस टेक्सटाइल मिल्स इतनी बेल भी खरीदने के काबिल नहीं थी, क्योंकि 60 से 70% जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वो इस वक्त गैर फ़ाल हैं। जिनिंग इंडस्ट्री पर इस वक्त मुख्तलिफ 4 स्टेजेस पर कॉटन लिंट, ऑयल केक, कॉटन सीड ऑयल और कॉटन सीड की फ़रोख्त पर 18% जो मजमूई तौर पर 72% है, ये सेल्स टैक्स ऐड किए गए हैं। वफाकी हुकूमत को चाहिए कि आमदा वफाकी बजट में पाकिस्तान की मईशत बेहतर बनाने के लिए और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बेहतर बनाने के लिए कॉटन जिनिंग इंडस्ट्री पर आयद जो टैक्सेस हैं वो ख़त्म किए जाएँ। और अब बाकायदा डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निसार खोड़ो साहब। निसार खोड़ो साहब, आप NFC कमेटी के रुकन भी हैं, अगर इस पर आप तफसील से आगाह कर सकें हमें कि सिंध के अवाम क्या एक्सपेक्ट करें, तवक्कुआत क्या रखें, और यकीनी तौर पर मुआशी मुश्किलात का सामना है, बहुत से चैलेंजेस है, क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस बजट से, पर्टिकुलरली अगर हम सिंध की बात करें। देखिए, यहाँ NFC की कोई कमेटी नहीं है। मैं नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का मेंबर ज़रूर हूँ, सही, NFC कमेटी का नहीं। अच्छा, जबरदस्त। NEC का। ठीक है, हमारी तसी के लिए बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, ये बताइएगा तवक्कुआत पे बात कर लें। अब सुने, एक मैं ECNIC का मेंबर हूँ जहाँ स्कीमें अप्रूव होती हैं,
डेवलपमेंट स्कीम जहाँ अप्रूव होती हैं, वो एक अलग सा एक प्रोसीजर है। ये NSC होती है प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप पे, जहाँ चारों सूबाई वज़ीर आला होते हैं और एक और नुमाइंदा होता है। उस एक और नुमाइंदे की हैसियत से मैं भी था, पिछले साल भी था, उससे पिछले साल भी था और उससे पिछले साल भी था। NSC होती है फाइनल टचिंग, एस्टिमेटेड, तखमीना। जो बजट कल बनेगा वो एस्टिमेटेड होगा, बिल्कुल सही, एक्चुअल नहीं होता, ठीक है। तो एस्टिमेटेड जो है उसमें पिछले साल की कारकर्दगी देखा जाता है, कितने टारगेट पूरे हुए, कितने टारगेट पूरे नहीं हुए, क्या हासिल हुआ, और फिर उसको बेस बना के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी लिए जाते हैं कि अगले साल सूरत हाल कुछ बेहतर हो सके। अभी जैसे भाई साहब ने कहा, पिछले साल हमारी चावल तबाह हुई। सिंध जो बहुत बड़ी मकदार में चावल बनाता है और एक्सपोर्ट करता है, वो कोर्स राइस होता है, बासमती तो पंजाब में होते हैं, यहाँ वो जो आम लोग खाते हैं, वो ख़त्म हुई। बारिशों की वजह से कॉटन तबाह हुई। न सिर्फ कॉटन तबाह हुई, केला भी तबाह हुआ। न सिर्फ केला तबाह हुआ, शुगर केन भी कम पैदावार पे आ गया, क्योंकि पानी जब खड़ा होता है तो उसकी पैदावार भी घट जाती है। ये तो था पिछले साल जो खरीफ के ज़माने में हमारे हदफ हासिल न हो सके, कुदरती वफात की वजह से, कुदरती मुसीबतों की वजह से। लेकिन ये हर एक बात मानेगा कि वीट क्रॉप बम्पर क्रॉप हुआ। हमने इस चीज़ को नज़र में रखकर एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए हमने गंदम की रकम भी बढ़ाई, क्योंकि लोग 8 महीने से मारे गए थे, भूखों थे, कर्जों पे चल रहे थे, दुकानदारों के कर्जों पर जो भी बचा कुचा था उन्होंने खर्च करके अपने दिन गुजारे कि नई फसल आ सके। ये जुलाई से लेके मार्च तक कोई इनकम नहीं थी लोगों के पास, जो आबादगार हैं, किसान हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर, जिस पर पाकिस्तान की मईशत ने बहुत दफ़ा सहारा भी दिया है। दुनिया में रिसेशन होती है लेकिन हमारी एग्रीकल्चर ने हमें बचाया है, उसलिए हमने गंदम की रकम भी बढ़ाई। अब आपसे उम्मीदें बड़ी ज़्यादा हैं। अभी आपने सुना भी कॉटन से मुतल्लिक, वो कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स। तो आपसे उम्मीदें बड़ी ज़्यादा हैं, अब आपकी विफाक से उम्मीदें क्या हैं इस सूबे के लिए? मैंने कब कहा कि मेरी उम्मीदें बहुत हैं? अच्छा जी, नहीं, मैंने कहा आपसे लोगों की उम्मीदें बड़ी ज़्यादा हैं। मैंने कहा कि गंदम का बम्पर क्रॉप हुआ है, ठीक है, अभी फिर पाकिस्तान एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकता है। अच्छा, ठीक है। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सुना है कि हो रही है। जैसे बार्टर ट्रेड शुरू हुई है, 3 मुल्कों में बार्टर ट्रेड, वहाँ से कुछ भेजेंगे, हम यहाँ से कुछ भेजेंगे, पैसा ना उनका खर्चा होगा ना हमारा खर्चा होगा, जो भी है। लेकिन ये बार्टर ट्रेड होता है, हमेशा हर मुल्क में हो सकता है ये, लेकिन सिर्फ गंदम ही काफ़ी नहीं होती, बिल्कुल बाकी मामला सिर्फ गंदम ही काफ़ी नहीं होती। इस गुज़िश्ता इस कारकर्दगी की बुनियाद पे हमारी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो 1.5 पे आ गई। उससे पहले पिछले साल तो शायद माइनस पे आ गई थी, उससे पहले तो माइनस पे भी आ गई थी। लेकिन अब हमने हदफ रखा है, एस्टिमेटेड टारगेट रखा है 3.5। अच्छा, अब 3.5 पे टारगेट रखा है। वो क्यों रखा कि जी हाँ, हमारी कुदरती आफात नहीं होंगी तो हम चावल लगा के इतना कमा सकेंगे, हम कॉटन लगा के इतना कमा सकेंगे, हम शुगर केन लगा के इतना कमा सकेंगे, और इस तरह से हमारा साल गुजरेगा। जैसे परसों चौथ पंजाब हुकूमत ने एक एडवर्टाइजमेंट दी, उन्होंने कहा जी हमारी तरफ से 2 अरब डॉलर का तोहफा। मैं पढ़ा तो मैं ज़रा हैरान हुआ, ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी हमने कॉटन कल्टीवेशन का एक हदफ लगाया था कि हम इतनी रकबे पर कॉटन लगाएंगे। हमने उस पर 77% कॉटन लगा चुके हैं, क्योंकि कॉटन लगाने का टाइम अब गुजर गया। अब गुजर गया, अब वो ग्रो हो रही है और इंशाल्लाह फसल आएगी। 77 उस वक्त जब एडवर्टाइजमेंट हुई थी, हो सकता है बढ़ा भी हो सकता है। आपको विफाक से कितनी मदद चाहिए? मैं जरा आपसे जानती हूँ, मेरा ख्याल है हिमायतुल्लाह खान साहब बड़ी देर से बातें हमारी सुन रहे हैं, उनको भी शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। हिमायत साहब, ये बताइएगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा को मुख्तलिफ शोबों में जो पेमेंट्स हैं उसका है। आपका अगले बजट के लिए विफाक से क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो ये हमें बताएं।
شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کو مجھے یہاں پہ اپنے شو پہ بلانے کے لیے اور موقع آپ نے دیا کہ کے پی کے پرسپیکٹو سے میں جو نیشنل اکانومی ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ کے پرائیورٹیز ہیں اس کے بارے میں بات کریں. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں جی کہ جہاں تک فیڈرل گورنمنٹ سے ہمارے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ تو ایز فار ایز آپ نے جو بات کی ریسورسز کی بات کی تو وہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے پروونسز کو ریسورسز جاتے ہیں اس کے لیے تو ایک نیشنل فائنانس کمیشن کا ایوارڈ ہوا ہے جو کہ 7th NFC ایوارڈ کہلاتا جاتا ہے. یہ 2010 سے ان آپریشن. ابھی ہم ہیں 2023 میں تو تقریباً 13 سال ہو گئے اس کے لیے یہ NFC ایوارڈ ان آپریشن. کیا ہوا 2018 میں 25واں امینڈمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن کا وہ انٹروڈیوس ہوا اور جو پریویس ایکس پاٹا تھی فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز جو ہے وہ شامل ہو گئے کے پی میں. اچھا وہ تو شامل ہو گئے کے پی میں. اس سے پہلے شامل ہونے سے پہلے جتنا بھی ان کا خرچہ جتنا بھی ان کا ایکسپینڈیچر ہوتا تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ بیئر کرتی. اب جو مرجر کے بعد کے پی کے ساتھ مرجر تو ہو گیا لیکن جو ریسورسز ہیں NFC کے جو کہ شیئر بنتا ہے تقریباً 4%, 4.5% ایکس فاٹا کا اور ہمارے کے پی کا جو 7th NFC ایوارڈ ہے 14.6 بلین 14.6% جو ہمارا بنتا ہے. یہ دونوں ملا کے تقریباً یہ شیئر اب کے پی کا بڑھ گیا 19.6 بلین تک 19.6% تک. یہ ایڈیشنالٹی ہے جو تقریباً فاٹا کے جو ایکسپینڈیچر پہ ہونا ہے وہ تقریباً 220 بلین روپے ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حمایت اللہ خان صاحب یہیں سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ وزیر خزانہ بلوچستان زمر خان صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. آپ لوگ ساتھ رہیں ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد جیو نیوز کی خصوصی بجٹ ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نثار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حمایت اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وزیر خزانہ بلوچستان زمر خان صاحب نے. زمر خان صاحب آپ بلوچستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم بات کریں کل اب جمعے کے روز بجٹ پیش کیا جا رہا ہے, آپ کی کیا وفاق سے امید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں جیو ٹی وی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں میڈیا کوریج دیا بلوچستان کو. حالانکہ ہماری ہمیشہ یہی گلہ رہتا ہے تمام الیکٹرانکس میڈیا سے کہ وہ نہ بلوچستان اسمبلی کو اور نہ بلوچستان کے منتخب نمائندوں کو وہ کوریج نہیں دیتے ہیں جو ہمارا حق بنتا ہے. لیکن آج کے حوالے سے جو بجٹ بن رہا ہے, بجٹ سے پہلے میرے خیال سے مجھے جب یاد ہے میرا 15 سال اس پارلیمنٹ میں ہوئے ہیں, بہت کم ہمیں لیا گیا یا ہم سے تجاویز لی گئی ہے یا ہم سے پوچھا گیا کہ جی بلوچستان کو کیا چاہیے اور پچھلے بجٹ میں بلوچستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس پہ میں آپ لوگوں کی مشکور ہوں کہ آج آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہمیں جو ہے وہ تجاویز دینے کی جو ہے یا بجٹ بننے سے پہلے شاید اس پہ ابھی عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہم اگر ان کو بتائیں گے بھی تو مجھے یقین ہے کہ شاید وہ ہمارے وہ جو میگا پروجیکٹس ہے یا ہماری وہ تجاویز ہے جو بلوچستان کو ضرورت ہے اس کے مطابق ہمیں 3 دن میں وہ جو ہے وہ اہمیت دے دیں. لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ دیکھ لیں فیڈرل میں جو ہمارا NFC ایوارڈ جو جب ایوارڈ ہوا 2010 میں, اس وقت بھی میں ریونیو منسٹر تھا, حقیقت میں بلوچستان کو ایک حصہ تو مل گیا. 9% ہمیں وہاں پہ بلوچستان کا حصہ تھا اور 4.5 سے 9.5 ہو گیا, ڈبل ہو گیا. اس میں صوبوں نے بھی ہمارے ساتھ دیا اور اس وقت کی حکومت نے ہمارے ساتھ دی جو صوبائی خود مختاری ملی, ہمیں پختونخوا کا نام ملا جو پہلے فرنٹیئر تھا اور پھر کے پی پختونخوا صوبہ بن گیا. اس پہ بھی ہم اپنے, میں خود ایک پشتون ہوں اور اس سے میری یہی ہمدردیاں تھیں اور اس وقت یہ ہوا. اور بلوچستان میں بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ وہ وعدے کیے گئے کہ جی 9% دیا جائے گا. لیکن ایک بات میں بتانا چاہوں, بلوچستان ایک آدھا پاکستان ہے. رقبے کی لحاظ سے 45% جو ہے وہ پاکستان ایریا وائز ہے. ابھی 82% جو آپ کو بجٹ میں ملتا ہے وہ 82% پاپولیشن کی بنیاد پہ ہمیں حصہ ملتا ہے.
और वही 9% बनता है। जब ठीक है पंजाब हमारा बड़े भाई हैं, पंजाब एक कंजस्टेड पॉपुलेशन पे वो जो है मुहित है, वो जो फैसिलिटीज जो हेल्थ के हमें हेल्थ में चाहिए या हमें एजुकेशन में चाहिए या हमें रोड चाहिए, जरूरी तो ये नहीं है कि कहीं पे आप 1000 लोग किसी गांव में रहते हैं उसके लिए रोड की जरूरत है और कहीं पे 10 गांव रहते हैं, 10 गांव है तो वहां पे नहीं है। बलूचिस्तान में रोड भी चाहिए, बलूचिस्तान में एजुकेशन भी चाहिए, बलूचिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज भी चाहिए, लेकिन हमारे पास वो वसाइल है ही नहीं जो हमें फेडरल गवर्नमेंट दे दे। हम चाहते हैं कि इसमें आप एरिया वाइज, गुर्बत वाइज इस एनएफसी अवार्ड को दोबारा जिस तरह 10 साल के बाद उसको होना चाहिए था, 2023 तक अभी उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है, तो उसको दोबारा उस एनएफसी को जो है वो होना चाहिए और उसमें वो मुश्किलात देखना चाहिए कि बलूचिस्तान के आवाम को ये चीजें चाहिए। हालांकि हमें उस एरिया से, चाहे वो पख्तूनख्वा हो, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब, उससे ज्यादा हमें फंड इसलिए ज्यादा चाहिए कि जी हमें हर आदमी को हॉस्पिटल भी चाहिए, स्कूल भी चाहिए, साफ पानी भी चाहिए, लॉ एंड जस्टिस भी चाहिए, और हमारे पास कोई आ भी नहीं रहा है, हमारे रेवेन्यू नहीं है, हमें ज्यादा है। हमारे ग्वादर को जो है अभी तक आबाद नहीं किया गया, फेडरल का काम है। हमारा गैस रॉयल्टी हमारे पीपीएल के पीछे जो 55 अरब रुपए लेते हैं वो नहीं मिल रहा है। ये किसका कसूर है? ये फेडरल का कसूर है। हम किस तरह बलूचिस्तान हुकूमत को चलाएंगे, आप खुद बताएं। ये जो हमें एक बात, हमें पिछले साल 100 अरब रुपए फेडरल पीएचडीपी में मिले, 50% भी हमें वो जो शेयर नहीं मिला। और ये एक बात, ये अजीब सी बात है, आपके जो इस साल के दौरान जो कास्ट बढ़ गई जी, आपके डॉलर कहां तक पहुंचा, तो वो जो कास्ट बढ़ गई वो प्रोजेक्ट्स के जो साइज पे उसका असर पड़ता है। वो अगर 1 करोड़ का बजट जो स्कीम था वो 2 करोड़ पे 1.5 करोड़ पे पहुंचा। फेडरल हमें कह रहे हैं कि वो भी आप अपनी तरफ से कर लें। ये जो कास्ट बढ़ गई तो इसमें मैं किधर से दे दूं? बलूचिस्तान हुकूमत के पास कौन से वसाइल मौजूद है जब मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लूं? नेक्स्ट जो पीएचडीपी आ रही है हमने दिए हुए हैं, हम जो प्रोजेक्ट्स देते हैं, जी मुझे डैम्स चाहिए, मुझे पानी का मुश्किलात है, मुझे एग्रीकल्चर जो फ्लड से मुतासिर हुआ, आज हमारे 80% लोग जो है उनका दारोमदार वो एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक से है, तो उसके लिए मुझे जी। अच्छा निसार खोड़ा साहब, ज़मर खान साहब जो कह रहे हैं इनके तो बहुत ही शदीद और इतने सालों से मसाइल, इन्होंने कल एनएफसी के इजलास का बॉयकॉट भी किया, उसमें उठाए भी, आपको भी इसी तरह मैं गुजारिश करूं कि मैं बलूचिस्तान के भाई के साथ हूं। बिल्कुल, बलूचिस्तान को 2008 में बलूचिस्तान पैकेज के लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा हिस्सा दिया था। बलूचिस्तान से उनकी गई ज़ियादतों पर माफ़ियाँ भी मांगी गई और बलूचिस्तान पैकेज अवार्ड हुआ था, जिसमें उस वक़्त बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा खुश था। जब बात निकली है एनएफसी की, तो मैं भाई की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि मर्दमशुमारी 10 साल के बाद होती है, एनएफसी हर 5 साल के बाद होती है। आखिरी 5 साल की आखिरी जो एनएफसी अनाउंस हुई थी वो 2010 में हुई थी, जब 18वीं तरमीम हुई थी। एनएफसी का नया तरीका ढूंढा गया था, पॉपुलेशन को 100% नहीं लेकिन उसको कम करके 80% किया गया था। रेवेन्यू जनरेशन को 12% दिए गए थे, नीड बेसिस पे कुछ और हिस्सा रखा गया था, कुछ इस तरह से रखा गया था। ये हुआ था 2010 में। ठीक है। दूसरा एनएफसी अवार्ड 2015 में आना चाहिए था। ठीक है। तीसरा एनएफसी अवार्ड 20 में आना चाहिए था, 2020 में। आज 2023 है, तो हमारे 2 एनएफसी अवार्ड अनाउंस ही नहीं हुए। ठीक है। अब जब अनाउंस नहीं हुए तो फिर सवाल बनता है बलूचिस्तान का या सिंध का या दूसरों का कि हमारा हिस्सा बनता कितना था, हमें रिलीज होने का क्या कहा गया, हमें एक्चुअल रिसीवेबल क्या थे। अब जो रिसीवेबल होते हैं उसी पर हमारा कारोबार चलता है, उसी पे हमारी बजट चलती है, उसी पे हमारी तरक्की। पार्टी विफाक में भी तो आपने उठाए हैं सारे के सारे। मैं तो मेरी बात पार्टी की आप बात करेंगे तो फिर मैं कहूंगा उसे इनकलाबी लीडर से पूछो 3.5 साल उसने क्यों जाया किए। सही है। अच्छा निसार खोड़ा साहब, पंजाब के बजट की भी बात कर लेते हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज राना एहसान अफजल खान साहब। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। राना साहब, पंजाब की क्या उम्मीदें हैं विफाक से? देखिए, वफाक का तो मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 57.5% जो कलेक्शन है, दैट इज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की,
वो सूबों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और हर सूबा अपना NFC अवार्ड्स के मुख्तस शुदा परसेंटेज के हिसाब से उनको जो है वो फंड एलोकेट हो जाते हैं। बाकी देखें जो PHDP है फेडरल, उसमें चारों सूबों का हिस्सा होता है। नेशनल लेवल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो प्रोजेक्ट किसी भी सूबे में लगे लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरी पाकिस्तान की मीशत पे आता है। बाकी देखें जो सूबों के लिए चैलेंज है वो अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करने का चैलेंज है। मेरे ख्याल से सूबा पंजाब तकरीबन 20% टोटल रेवेन्यू जो जनरेट होता है 20% तो वफाक से मिलता है, तकरीबन 20% अपना हिस्सा डालता है। ये वो एरियाज हैं जहां सूबों को मैं समझता हूं अभी तो एक केयर टेकर सेटअप वहां मौजूद है, लेकिन फोकस ये रहना चाहिए कि दो बड़े सेक्टर जिस तरह प्रॉपर्टी का सेक्टर है उसी तरह जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इन दो सेक्टर्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है रेवेन्यू जनरेशन, लेकिन उस पोटेंशियल को मेरे ख्याल से 5-10% जो है वो सूबे उसके ऊपर इससे ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो ये एक एरिया है जहाँ उनको चाहिए कि अपने रेवेन्यूज को बढ़ाएं। जाहिर सी बात है ये एक साल में तो नहीं होने वाला, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड मैं समझता हूँ कि जो 15-20% सूबे अपना शेयर डालते हैं टोटल रेवेन्यू अच्छे से। अच्छा एहसान, एक चीज़ तो मैं आपसे डेफिनेटली ये पूछूंगी कि आप लोगों ने कितना तखमीना लगाया है, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है कि सूबे किस तरह से अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे और कितनी हद तक बढ़ाएंगे। बट ये भी बताइएगा कि PSDP में जो इजाफा हुआ है, अच्छा जी, हमें बताया जा रहा है कि एहसान अफजल खान के साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, दोबारा उनको लाइन पे लेंगे और उनसे जानेंगे। आप सवाल करना चाह रहे थे। हिमायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हिमायतुल्लाह खान साहब, इससे पहले आप खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन भी बताए थे। यकीनी तौर पर तमाम सूबों को उम्मीदें हैं विफाक से कि उनको उनके हक मिले, उनका बजट मिले। कौन से ऐसे बुनियादी आपको लगता है सेक्टर्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है विफाक को भी, खैबर पख्तूनख्वा के पर्टिकुलरली? शुक्रिया जी ये सवाल पूछने का। देखिए जैसे कोरो साहब कह रहे थे कि कल मीटिंग हुई है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की, वज़ीर आज़म की सदारत में। ये पाकिस्तान के आईन के नीचे सबसे प्राइमरी एजेंसी इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमिक पॉलिसी और प्लान्स वगैरह को फॉर्मुलेट। तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जहां तक केपी का ताल्लुक है, पहली मरतबा 70 साल में और जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन हमने एक पोजीशन पेपर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल को तकरीबन 2 हफ्ते पहले प्रेजेंट कर लिया था, जिसमें हमने अपने सूबे के जो मेजर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, फंडामेंटल इश्यूज हैं, मैं बस मुख्तसर आपको उसका वो जिक्र कर देता हूँ। देखिए हम बेसिकली एक सूबा है जो कि लोकेशनल डिसएडवांटेज में है, समंदर से हम दूर है, पोर्ट से हम दूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेफिशिएंट है वगैरह। इस साल को मिला के तकरीबन 16 से लेके 20% तक हमें एक लोकेशनल डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से हमारी कोई ना इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है ना इकोनॉमिक रिवाइवल हो रही है। तो उस पोजीशन पेपर में जो हमने नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में प्रेजेंट किया है, हमने उसमें ये अपने वो पोजीशन बताई है कि ये लोकेशनल डिसएडवांटेज को हमें रिमूव करना है, और वो हमारे पास उसका ये हल है कि हम गैस प्रोड्यूस करते हैं और सस्ती बिजली प्रोड्यूस करते हैं। देखिए हम गैस प्रोड्यूस करते हैं $4.5 पर MMCF की, कतर से इंपोर्ट हो रही है तकरीबन $34-35 की। बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं 80 पैसे के यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। आप यकीनन इसके ऊपर तो बात करेंगे निसार खोड़ो साहब, लेकिन आप मुझे सिंध का भी ज़रूर बताइएगा। कराची ख़ास तौर पे अभी बात हो रही थी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की, यहाँ पर पोर्ट भी है, कराची शहर में पूरे पाकिस्तान का दिल है, यहाँ पर एक नहीं फिर ज़रात भी है। आपने क्या प्लान बनाया आगे लोगों के लिए? अगर पूरे पाकिस्तान की दिल है तो फिर बोलो कि वफाकी हुकूमत कराची को कितना देती है। अच्छा आपने कुछ जमा करेंगे यहाँ से ताकि एक मिनट ठहरते हैं। अगर आपने कहा है कि कराची पाकिस्तान का दिल है तो पाकिस्तान में तो वफाकी हुकूमत भी है, सिंध हुकूमत भी है, ठीक है। हमारी 18वीं तरमीम के बाद हम सर्विसेज, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज पहले वफाक करता था,
ہم نے وہ ڈیوالو کروا کے صوبے کو دیا. 4 ارب روپے ملتے تھے, اب 180 ارب روپے ملتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ریونیو. ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے, میں عرض کروں, ہمیں جو بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا وہ بس نمبرز میں گھوم جاتے ہیں. میں اس لیے تو نہیں کہنا چاہتا, حصے کیا آئے گا, ایک عام آدمی کو سمجھا دیں تاکہ ایک آدمی کو ہی بات کر رہا ہوں میں, اور آپ سب ایک آدمی ہیں, عام آدمی ہیں. بالکل. اگر ہم سیلز ٹیکس آن سروسز پہ 4 ارب روپے سے وصولی بڑھا کر 180 ارب روپے کر رہے ہیں, تو آپ اس کو کیوں نہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں؟ وہ جو 180 ارب ہوئے, 150 ارب روپے جو ہوں گے تو سندھ حکومت کے پاس ہوں گے. سندھ حکومت اس میں کیا کرتی ہے؟ یہ ہمارا اپنا دوسرا صوبہ ہے, دوسرا محکمہ ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن, وہ بھی پارٹی ریکوری کرتا ہے. میں بلدیات کا معاملہ بھی اٹکا ہے, وہ نیچے کس طرح سے جاتے ہیں کہاں اس کے اوپر ایکسائز بھی اور سوال کہاں ہے. بلدیات پہ بات کرنے دینا, پھر بات کرنے دینا, ایسے نہیں کرو, ایسے نہیں کرو, جلدی سے کرو. آپ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کیا کرے گا, تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ 180 ارب روپے ایکسائز والی بات, این ایف سی میں ملا ہوا حصہ, اس کے بعد ڈیولپمنٹ کا حصہ الگ ہوتا ہے. این ایف سی میں تمہیں پتہ ہے کہ جی صوبوں کو 57% ہے اور وفاق کو 43% ہے. اس 57% میں 50+ سے زیادہ پنجاب کا حصہ ہے, ہمارا حصہ ہے 24% یا 5%, کے پی کا حصہ ہے اور بلوچستان کا حصہ ہے. 57% آف دا ٹوٹل کٹ جتنی بنتی ہے اس میں ہمارا 24% ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ملتا ہے, ہماری اپنی ریسورسز ہیں جو جنریٹ کرتے ہیں, یہ ٹوٹل بنتا ہے, اس پہ ہماری اے ڈی پی بنتی ہے. نثار کھوڑ صاحب, رانا افضل صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا, پنجاب سے متعلق وہ بات کر رہے تھے. رانا احسان افضل صاحب, رابطہ آپ سے منقطع ہو گیا تھا, اگر آپ اپنی بات بھی کمپلیٹ کر سکیں اور سفارشات اور تجاویز سے متعلق جو آپ بات کر رہے تھے. دیکھیں, تو یہ جو صوبوں کا جو بجٹ ہے اس میں تقریباً جس طرح ابھی نثار کھوڑ صاحب بھی بتا رہے تھے 57.5% تو وفاق سے چاروں صوبوں کو کی آبادی کے لحاظ سے اور کچھ فیکٹرز کے لحاظ سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے. تو صوبے جو ہیں اوور آل میں اگر چاروں صوبوں کی بات کروں تو وہ تقریباً 15 سے 20% ریونیو اپنا خود جنریٹ کرتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کم ہے. اس کے اندر 2 پوٹینشیل ایریاز ہیں جن کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے, جس کے اندر ایک تو پراپرٹی کا سیکٹر ہے, کیونکہ کافی ایسے سوسائٹیز ہیں جو پراپرٹی ٹیکس کی حد میں آتی نہیں, تو وہاں بڑا ایک میجر پوٹینشیل جو ہے وہ پڑا ہے. دوسرا جو پوٹینشیل ہے وہ ایگریکلچر کا ہے. ایگریکلچر دیکھیں 20% آپ کی جی ڈی پی کا تقریباً حصہ ہے, لیکن ٹیکس کے اندر اس کا جو کنٹریبیوشن ہے اوور آل نیشنل ٹیکس کے اندر وہ لیس دین 1% ہے. تو وہ ایریاز ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں صوبوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ابھی تو وہاں ایک کیئر ٹیکر حکومت موجود ہے, لیکن ان دا کمنگ ایئرز میں سمجھتا ہوں یہ جو 15-20% صرف صوبے اپنا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے کہ اس کو ڈبل کیا جائے اور یہ 30-40% کے اوپر اگلے 3-4 سالوں میں جانا چاہیے. جہاں تک دیکھیں صوبے جو ہیں اس کی 80% آمدن ان کو آ رہی ہے وفاق سے اور 15-20% وہ خود دے رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ صوبے بیسکلی ان کا کام ہے کہ انہوں نے ایفیشینٹلی اس کو اسپینڈ کرنا ہے اس پیسے. تو یہ جو بجٹ ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جو اسپینڈنگ ہے اس میں بڑے سیکٹرز آپ کے ہیلتھ آ جاتا ہے, ایجوکیشن آ جاتا ہے, انفورسمنٹ آ جاتا ہے, اور آپ کی جو لوکل باڈیز کو جو یہ ٹرانسفر ہوتا ہے وہ ایک ایسا سیکشن ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ پراپر ڈیولوشن نہیں ہوئی. لوکل باڈیز کے اندر جہاں لوکل باڈی سسٹم اگر ایگزسٹ کرے تو وہ زیادہ ایفیشینٹلی پیسہ اسپینڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے رانا افضل, بہت بہت شکریہ آپ کا. رانا احسان افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, زبر خان ہمارے ساتھ موجود تھے, حمایت اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور نثار کھوڑ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. آپ سبھی کے وقت کا بہت بہت شکریہ. وقت ہے بریک کا.